सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड रीड के लिए उसका मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब कुछ अलग है। यहाँ आज के सेशन में मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन जो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, जो आप लोगों को परेशान करते हैं, बहुत सारे बच्चों के उन क्वेश्चंस के प्रति जिज्ञासाएं हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने एक वीनस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे इसके साथ। कुल मिला के 1500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आपकी तैयारी में इन क्वेश्चंस का बड़ा योगदान होगा। यदि आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको एक फ्री टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको ये 1500 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूज है, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यूनिट टेस्ट किसकी एक्सप्रेशन है? तो आपको समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज अ यूनिट टेस्ट और व्हाट इज इफेक्टिव इवैल्यूएशन, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, व्हाट इज समेटिव इवैल्यूएशन एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यूनिट टेस्ट वो होता है जो एक यूनिट के बाद लिया जाता हो, उसको यूनिट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये इसका जो नेचर होता है वो डेवलपमेंटल नेचर होता है। DEVELOPMENT, डेवलपमेंटल नेचर होता है। यानी इसका जो मकसद होता है वो इंप्रूव करना होता है। आप एक यूनिट का टेस्ट लेंगे और उस यूनिट के टेस्ट के बाद बच्चे से आप आशा करेंगे कि वो अपना स्कोर जो है, वो जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर ले। ठीक है, और जिस टेस्ट का नेचर डेवलपमेंटल होता है, जिस टेस्ट के बाद इंप्रूव करने का अवसर मिलता है, बहुत सीधा सा समझ लें आप लोग, जिस किसी भी टेस्ट के बाद आपको इंप्रूव करने का अवसर मिलता है, आपको आपकी गलतियां बताई जाती हैं या फिर आपको आपकी गलतियां, कमियां पता चलती है, उस कमियों पे आप काम करके दोबारा टेस्ट देते हैं, वो जो टेस्ट होता है वो हमेशा फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। क्लियर होगी बात? तो यूनिट टेस्ट किसकी एक्सप्रेशन होती है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की एक्सप्रेशन होती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि फिर ये सर समेटिव क्यों नहीं है? समेटिव का जो नेचर होता है वो टर्मिनल नेचर होता है। TERMINAL, टर्मिनल नेचर हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग इन वर्ड्स पे। टर्मिनल नेचर का मतलब यह होता है कि इसके बाद आपको इंप्रूव करने का मौका नहीं होता है, ये डेवलपमेंटल नहीं होता है, ये आपको फीडबैक और इंप्रूवमेंट का अवसर नहीं देता है, ये केवल और केवल आपको ग्रेडिंग्स देता है। जिस प्रकार से आपने 10वीं कक्षा पास की और 10वीं के बाद आपको उसमें जो रिजल्ट आया, अब उसमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। कल आप रीट का एग्जाम देंगे, ये रीट का आप एग्जाम देंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा, फिर ऐसा नहीं है कि आप उससे सीख के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद दूसरा टेस्ट होगा या उसका दूसरा हिस्सा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये समेटिव है। बाकी समेटिव फॉर्मेटिव पे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, 2 नई टर्म आई इसमें, पहली इफेक्टिव और दूसरी नॉर्मेटिव। तो ये क्या होते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। नॉर्मेटिव असेसमेंट कंपेयर्स एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस टू अदर्स इन ग्रुप। नॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बाकी दूसरों से कंपेयर करता है। ठीक, कैसे? डिटरमाइन, और फिर ये डिटरमाइन करता है वेदर द इंडिविजुअल अचीव्ड एट अ लेवल, उस लेवल पे पहुंचा है, उससे ऊपर पहुंचा है, उससे नीचे पहुंचा है और इक्वल पहुंचा है टू द एवरेज। यानी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है
ठीक है, और उससे फिर उसका कंपेयर किया जाता है, वो क्या होता है, नॉर्मेटिव होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये नॉर्मेटिव का क्या था, नॉर्मेटिव में ये होता है कि आप किसी एवरेज स्टूडेंट, एवरेज मार्क्स से बाकी बच्चों का कंपेयर करते हैं, वो नॉर्मेटिव होता है। फिर इफेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, जिसको आउटकम इवैल्यूएशन भी कहते हैं। इसका क्या होता है, मेजर्स प्रोग्राम इफेक्ट्स। ये वो होता है कि आपने जो प्रोग्राम शुरू किया था उस प्रोग्राम का प्रभाव कितना हुआ। जिस प्रकार से आपने कोई भी एक टारगेट लेके हम चले कि मैं इन बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा, मान लिया मैं इन बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आप ये तय करते हो कि बच्चे अल्फ़ाबेट सिखाने का जो प्रोग्राम था उसका बच्चों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, कितने बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ा, वो होता है आपका इफेक्टिव इवैल्यूएशन। ठीक है, एक इफेक्टिव यानी प्रभावी इवैल्यूएशन भी होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो सब आपको पता है। तो फॉर्मेटिव समेटिव हमने देख लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये वे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे मुझे सेंड करते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे हमें एक अच्छी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। आप लोगों का भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन टाइप करके व्हाट्सएप भेज दें मुझे, मैं उसको अगले वीडियो में या जब भी समय मिलेगा उसकी बहुत अच्छे से हम व्याख्या करेंगे। अभी जो समय है आप लोगों का वो यही है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें, बस उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। What is the role of the student in communicative language teaching? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में रोल ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का क्या रोल होता है। एक होता है रोल ऑफ द टीचर, दोनों आप अच्छे से समझ लें। साइलेंट स्पेक्टेटर कभी नहीं होता है, बच्चा मूक दर्शक कभी नहीं होता है और किसी भी प्रकार की क्लास में नहीं होना चाहिए। पैसिव लिसनर, ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक्टिव स्पीकर होना चाहिए, बच्चा एक्टिव स्पीकर होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए, निगोशिएटर होना चाहिए, निगोशिएट से मतलब भी बातचीत करने वाला होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर बच्चा हर बार बोलता ही थोड़ा रहता है, कभी कभी तो वो चुप रह के सुनता भी है। इट इज नॉट हिज और हर रोल बेटा। बच्चे का रोल आप ये मानेंगे कि बच्चा उसमें एक्टिव रहता है, बच्चा उसमें कम्युनिकेटर रहता है, कम्युनिकेट करता है, बच्चा उसमें निगोशिएटर रहता है। ठीक है, तो इसका स्पष्ट जो आंसर है वो ये है। अब आते हैं अपन स्पष्ट बात पे कि टीचर का क्या रोल होता है इसमें। टीचर के भी कई रोल होते हैं। सबसे पहले तो टीचर क्या नहीं होता है, टीचर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। ये बात आप देख लीजिएगा कि टीचर इनमें से क्या नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल भी टीचर नहीं होता है। ठीक है, किसी भी चीज को टीचर तो फिर होता क्या है, टीचर फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब होता है टीचर सहायक होता है, टीचर उसको फैसिलिटेट करने वाला होता है, टीचर उसकी हेल्प करने वाला होता है। इसके अलावा वो टीचर क्या होता है, इसके अलावा टीचर को पार्टिसिपेंट भी होता है। ध्यान रखना, टीचर को पार्टिसिपेंट भी होता है। को पार्टी का मतलब सहायक, उन बच्चों को जो वो काम कर रहे हैं उनमें वो सहायक, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो उसका को पार्टिसिपेंट होता है, उनके सहायक होता है, को पार्टिसिपेंट होता है। को कम्युनिकेटर होता है। ये को वर्ड आ जाएगा ना तो आप मान लेना कि वो टीचर के लिए भी शामिल है। तो ये टीचर का रोल होता है। टीचर जो क्लास होती है, सीएलटी की जो क्लास होती है, उसको अरेंज करने का काम जो होता है, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइडर होता है। क्या होता है टीचर, एटमॉस्फेयर, ATMOSPH, एटमॉस्फेयर प्रोवाइडर जो होता है वो टीचर होता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखो, ये किसी बच्चे ने भेजा था मुझे, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक रिकॉल टाइप क्वेश्चन और एक होता है रिकॉग्निशन टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको खालिस्तान दिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है, वो हमेशा रिकॉल टाइप क्वेश्चंस होता है। रिकॉल और रिकॉग्निशन दोनों ही मेमोरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉल होता है, इसको सप्लाई टाइप टेस्ट भी कहते हैं, SUPPLY, सप्लाई टाइप टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो यहां आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है,
यहां आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, वो कौन सा रिकॉल टेस्ट होता है, और जहां ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि इनमें से कोई, वो सिलेक्शन टाइप टेस्ट भी होता है। सिलेक्शन टाइप टेस्ट वो रिकॉग्निशन टेस्ट होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने भेजा था, मैंने जो का जो इसको कॉपी कर लिया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ लिखना चाहिए था, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा, बात तो वही है, यहां भी जयपुर बताया है क्या है, यहां भी जयपुर पूछा है क्या है, लेकिन यहां क्वेश्चन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है, ये रिकॉल क्वेश्चन है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वो रिकॉग्निशन टेस्ट होते हैं। आपको अभी जो रीट एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे कैसे होंगे, रिकॉग्निशन टेस्ट होंगे। ये भी क्लियर होगी बात, आगे देखिएगा। रिमेडियल टीचिंग इज, रिमेडियल लिखा हुआ है, रिमेडियल टीचिंग इज, ये बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर रेगुलर टीचिंग रिमेडियल टीचिंग है क्या? बिल्कुल नहीं है। रिमेडियल टीचिंग रेगुलर टीचिंग नहीं होती है, री टीचिंग होती है क्या? ये आप कंफर्म मान लें कि रेमेडियल टीचिंग री टीचिंग भी नहीं होती है। री टीचिंग से कई बच्चों का मतलब ये होता है कि सर जी जब उसको दोबारा पढ़ाएंगे नहीं तो वो सीखेगा कैसे, वो री टीचिंग नहीं होती। री टीचिंग का मतलब तो ये होता है कि जितने भी बच्चों को आपने पहले पढ़ाया उनमें समझ में आया वो भी अच्छी बात है, जिनके नहीं समझ में आया वो भी अच्छी बात है, जो पीछे रह गए वो भी अच्छी बात है, जो बहुत अच्छे समझ गए वो भी अच्छी बात है, लेकिन टीचर को तो सब लोगों को वापस पढ़ाना है। दैट इज री टीचिंग। ऐसी री टीचिंग रिमेडियल टीचिंग नहीं होती है। फिर देखिएगा क्रॉप टीचिंग क्या होती है। क्रॉप टीचिंग प्राइमरी लेवल पे एक टीचिंग होती है जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी बच्चों से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ये भी रिमेडियल टीचिंग नहीं होती है। डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस, ये बिल्कुल ठीक बात है, वीकनेस की डायग्नोस की जाती है और फिर उनको रेक्टिफाई किया जाता है, उनको सुधारा जाता है। वो टीचिंग जो होती है वो कौन सी होती है, रेमेडियल टीचिंग होती है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, एक बच्चे ने कल परसों ही पूछा था मुझसे कि सर रेमेडियल टीचिंग जो है वो किस प्रकार के बच्चों के लिए होती है। आपसे क्वेश्चन आया कि भाई वो वीकर स्टूडेंट्स के लिए होती है, बिल्कुल ठीक बात है, भाई वीकर स्टूडेंट्स के लिए होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि भाई वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होती है। तीसरा क्वेश्चन आया कि वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। और चौथा एक क्वेश्चन आया कि ऑल ऑफ दीज। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज वो दे रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, वो ये कहना चाह रहा है क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वीकर स्टूडेंट्स के लिए होती है, नॉर्मल के लिए होती है, या फिर इंटेलिजेंट के लिए होती है। आप इस बात को अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। उसके बाद देखें, वेयर इज द माइंड विदाउट फियर एंड हेड हेल्ड हाई। फिगर ऑफ स्पीच यूज पूछा है इसमें। फिगर ऑफ स्पीच में बच्चों के भारी समस्या है, बहुत सारे बच्चों के, कई बच्चे तो अनावश्यक पंगा ले लेते हैं। मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेटाफर का ही एक प्रकार पर्सोनिफिकेशन होता है, इसलिए कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। पर्सोनिफिकेशन में मानवीयकरण जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना बस आप। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां माइंड बिना डर के है। अब आप बताइएगा इसमें किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है, माइंड का। माइंड तो पहले से पर्सोनिफाइड होता है। विदाउट फियर, बिना डर के, हेड हेल्ड हाई। देखिएगा अलिट्रेशन इसमें कहाँ है, अलिट्रेशन देखिएगा ये है हेड हेड हाई, ये एच 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 है कि नहीं है। माइंड विदाउट, माइंड फियर, ठीक है। इसमें एक और देखिएगा हेल्ड हेड हाई, समझ में आ रही है ये बात। तो ये जो अलिट्रेशन का एग्जांपल है। अब इसमें अपन देखते हैं मेटाफर का एग्जांपल कहाँ है इसमें, ये देखते हैं मेटाफर का हेड हेल्ड हाई। समझो मेटाफर क्या होता है, देखो हेल्ड हेड हाई का मतलब होता है सर ऊंचा करना। कोई आदमी करे कि वो सर ऊंचा करके चलता है, सर उठा के जियो, सुना है ना आपने वो गाना, क्या मतलब है भी उसका, सर उठा के जियो। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है क्या कि सर गर्दन एक बार हमेशा ऊंची रखो, नहीं, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। क्या होता है बेटा इसका, SYMBOLIC, एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। और जिसका भी एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है वो निश्चित रूप से मेटाफर होता है। तो यहां ये मेटाफर है 100%, ठीक है। हेल्ड हेड, देखो एक ही मात्रा हेल्ड हेड, ये एसोनेंस भी है,
क्लियर है? माइंड, माइंड विदाउट फियर, देखो फियर इसमें नहीं हो रहा है, माइंड ये सेम साउंड नहीं हो रही है, यही इसकी सेम साउंड आ रही, कौन सी? हेड, हेल्ड, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी हम तो कंफ्यूज हो गए कि भाई इसमें अलिट्रेशन है, एसोनेंस है, मेटाफर है, करके कौन सा है ये बताओ आप तो, कि भाई हमें एग्जाम में जो मिलेगा उसमें हम करके कौन सा है वो बताता हूं कौन सा करके है। जब आपको अलिट्रेशन, एसोनेंस, मेटाफर और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं मिले, तब जब इसमें एक म्यूजिकल साउंड बनती हो, जिस तरह से हेड, हेल्ड, हाई, तो आपको लगता होगा कि म्यूजिक से साउंड बनती है, तब वो अलिट्रेशन और एसोनेंस का ही एग्जाम्पल होता है। अलिट्रेशन और एसोनेंस के लिए जरूरी ये होता है कि एक रिपीटेड साउंड इस प्रकार की बने जिससे आपको लगे कि म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक स्पेशल प्रकार की साउंड क्रिएट हो रही है, तब वो करें। अदरवाइज आप सिर्फ एच को यहां देख लिया, फिर 2 बार एच को यहां देख लिया, किसी प्रकार की कोई साउंड रिपीट हो रही हो लेकिन म्यूजिकल क्वालिटी नहीं बन रही है, तो फिर आप इन अर्थालंकार को छोड़ेंगे, अर्थालंकार है ये, इनको छोड़ेंगे और जो मेटाफर है और पर्सोनिफिकेशन वो देखेंगे। क्लियर है? जब तक आपको पता चल जाए कि इसमें मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन है, तो आपका ऑप्शन मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन ही होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अलिट्रेशन और एसोनेंस नहीं होना चाहिए। अलिट्रेशन, एसोनेंस उसी स्थिति में होना चाहिए जब आपको लगे कि बहुत स्पष्ट म्यूजिक क्लियर हो रहा है, तभी आप करें। क्लियर होगी? अदरवाइज फिर ऑल ऑफ दीज वगैरह के ऑप्शन जो आते हैं, फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। जब एक से ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे तो आपको उसमें ज्यादा समस्या आने की जरूरत नहीं है। आप तो बस जो आप कर रहे हो आंसर वो कंफर्म होना चाहिए कि हाँ इसमें बाकी है या नहीं है, लेकिन मेटाफर जरूर है, बाकी है या नहीं है, लेकिन अलिट्रेशन बहुत पक्का दिख रहा है मुझे, इसलिए इसका अलिट्रेशन तो माना जाएगा ही जाएगा, बाकी कुछ भी माना जाए। इस प्रकार आपकी एक तैयारी होनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज एन, ये भी किसी ने भेजा था मुझे क्वेश्चन कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए असेसमेंट का। पहले तो समझ लो आप असेसमेंट का क्राइटेरिया होता क्या है, उसके बाद आप इस आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, असेसमेंट फॉर क्राइटेरिया आर, असेसमेंट्स फॉर क्राइटेरिया आर, क्राइटेरिया जो होते हैं असेसमेंट के लिए वो स्टेटमेंट्स होते हैं, यहां से पढ़ना शुरू करें, वो कथन होते हैं स्पेसिफाइंग, जो उस बात को स्पेसिफाई करते हैं, किसको? द स्टैंडर्ड्स को, उन पैमानों को स्पेसिफाई करते हैं दैट मस्ट बी मीट, जिनको छुआ जाना चाहिए। उन पैमानों को, उन स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करते हैं वे कथन जो उस पैमाने को तय करते हो, ये बताते हो जो हमें तय करना है। द एविडेंस, और उस एविडेंस को दैट विल बी जनरेटेड, जो जनरेट किए जाएंगे, गेदर्ड किए जाएंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, क्या दिखाने के लिए? उनके लर्निंग आउटकम्स को दिखाने के लिए, ठीक है, वे स्टेटमेंट्स होते हैं। द पर्पज ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया इज टू एस्टेब्लिश क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट फॉर लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग जो आउटकम्स होते हैं उनके अचीवमेंट के बारे में स्पष्ट कथन हो, वो होता है। कहने का मतलब इनका ये है कि वे चीजें जिससे आप उनके लर्निंग आउटकम्स को मापते हैं, उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको किससे मापते हो, समझ में आया बात? वे होते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इस तरह से नहीं होता है। जनरल इंप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटी, ये भी नहीं होता है, जनरल इंप्रेशन नहीं होता है, स्पेसिफाइड होते हैं, स्किल्स होते हैं स्पेसिफाइड, उनके बारे में बताया जाता है। इस स्किल में यहां तक स्कोरिंग की सब में नहीं होती है, सब में आपको स्कोर बोर्ड नहीं होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको बिना स्कोर के असेस करनी होती है। असेसमेंट जो गाइडलाइंस होती हैं वो होता है इसका क्राइटेरिया, जो उन्होंने गाइडलाइंस दे दी, जो उन्होंने स्पेसिफाई कि स्टैंडर्ड से, गाइडलाइंस का मतलब स्टैंडर्ड ही होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आप समझ गए ना असेसमेंट का क्राइटेरिया होना क्या चाहिए? असेसमेंट का क्राइटेरिया वे कथन होने चाहिए, वे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिनके आधार पर आप बच्चों के स्किल्स को मापते हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स को मापते हैं, वे सारी चीजें इसमें आनी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और भेजा था किसी ने, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस दैट एवर लिव्ड, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है
ये कंफ्यूज क्यों हुआ इसका मैं बताता हूं आपको। कंफ्यूज इसलिए हुआ कि वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब सिंगुलर आती है, ऐसा पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से वन ऑफ द बॉयज इज या आर क्या आएगा इसमें, तो इसमें आएगा वन ऑफ द बॉयज इज आएगा। ठीक है, ये नेम बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको और अच्छे से पूछ लिया। इसमें वन ऑफ द से पहले भी कोई नाउन मिलेगा और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। कैसे? महात्मा गांधी यहां नाउन मिल गया, वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस, और ये रिलेटिव प्रोनाउन मिल गया। जैसे राहुल इज, ध्यान से समझो बेटा, राहुल इज वन ऑफ द बॉयज हु आगे आ गया। अब इसमें जो है वन ऑफ द बॉयज, इसमें जो वर्ब आएगी वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार जो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और इसमें हैव आएगा, हैव एवर लिव्ड। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन से परफॉर्म होता है। देखो, यानी इवेल्युएशन में क्या क्या चीजें परफॉर्म की जाती है। प्लेसमेंट फंक्शन होता है कि इवेल्युएशन का, हाँ, इवेल्युएशन के आधार पे आप चीजों को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। प्लेसमेंट फंक्शन यानी इसको इस क्लास में रखना, इसको इस क्लास में रखना, इसको इस क्लास में रखना, तो ये प्लेसमेंट फंक्शन होता है। क्लियर होगी। अचीवमेंट टेस्ट का तो फंक्शन ही क्या होता है, प्लेसमेंट फंक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन फंक्शन होता है इंस्ट्रक्शनल, यानी आप पे उनको, इंस्ट्रक्शनल फंक्शन का मतलब ये होता है कि चीजें आप उनको समझाते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनको सुधारते हैं। तो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो इंस्ट्रक्शनल होता है। डायग्नोस्टिक फंक्शन होता है, ये तो होता ही होता है, चीजों को अपन जांचते हैं, पहचानते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन इस तरह के हों जिनको आपको लगता है कि सर जी इनके एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत अच्छे से चाहिए, तो आप लोग मुझे उस नंबर पे सेंड करेंगे। मैं आपको इसी तरीके से वीडियोस में आराम से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच प्रोवाइड्स, ध्यान दीजिएगा भाई, कम्युनिकेटिव अप्रोच प्रोवाइड्स कम्युनिकेटिव अपॉर्चुनिटीज वेयर स्टूडेंट में, जहाँ कि स्टूडेंट मे बी एबल टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज, जहां एक बच्चा अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करो, किसके थ्रू। देखिए, पहला है डायलॉग्स एंड डिस्कशंस के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेट, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है कि सीएलटी की जो क्लास एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, ये है वो सारी की सारी। ठीक है, बच्चा अपने आइडियाज को किस किस तरीके से कम्युनिकेट, डायलॉग्स एंड डिस्कशन, ये वर्ड जहां भी आपको मिल जाए आप सीएलटी मान लेता। डायलॉग, डिस्कॉस, डिस्कशन, तीन वर्ड आप ध्यान रखें, एक डायलॉग, एक डिस्कशन। लिटरेरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज का मतलब सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं, को स्कॉलिस्टिक जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सब। इंफॉर्मेशन गैप, ये भी एक एक्टिविटी होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज, ये दोनों एक्टिविटीज होती है। देखो, क्वेश्चन इसमें और भी तरीके से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन सीएलटी, तो इनमें से कोई एक दी हो और बाकी अलग दी हो तो आप इनमें से एक कर लेंगे। इनमें से तीन दी हो और चौथा ऑल ऑफ दीज हो तो आप वो कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ये भी किसी बच्चे ने, देखिएगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑप्शन भी नहीं लिए इसके, तो मैंने आपको समझाने के लिए रख दिया। द मेन पैराडॉक्स इज, मुख्य जो विरोधाभास है वो ये है, वाई पीपल कंसिस्टेंटली डू थिंग्स विच आर नॉन टू बी वेरी हजार्डियस, जो बहुत नुकसानदायक होती है। इसमें यह पूछा है कि इसमें कितने तो लिंकिंग डिवाइस हैं और कितने कंजंक्शन हैं। अब दो चीज आप अच्छे से क्लियर कर लो कि सारे के सारे कंजंक्शंस लिंकिंग डिवाइस नहीं होते हैं। कंजंक्शन में कंजंक्शन शामिल होते हैं सिर्फ, और लिंकिंग डिवाइस में कंजंक्शन शामिल होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस शामिल होती हैं, ठीक है, एडवर्बियल फ्रेजेस शामिल होती हैं, कंजक्टिव एडवर्ब शामिल होती है, ये सारी चीजें हम लोग। अब इसमें देखिएगा, वाई जो है कंजंक्शन है। कई बार बच्चा कहता है सर वाई तो रिलेटिव एडवर्ब है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इसमें हु वगैरह होता। तो रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वे कंजंक्शन माने जाते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन माने जाते हैं। कौन से? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो एक तो ये कंजंक्शन होगा इसमें, और एक विच ये है इसमें,
ये दोनों के दोनों इसमें कंजंक्शन है, ठीक है। और जो कंजंक्शन होते हैं वे लिंकिंग डिवाइस होते ही होते हैं, लेकिन जो लिंकिंग डिवाइस है वो कंजंक्शन हो ये जरूरी नहीं होता है। आप ध्यान समझिएगा, जो कंजंक्शन है वो निष्पष्ट रूप से लिंकिंग डिवाइस है, लिंकिंग डिवाइस है वो जरूरी नहीं कंजंक्शन हो, वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है। जिस तरह से इंस्टीड ऑफ है तो ये लिंकिंग डिवाइस तो है, कॉन्सेक्वेंटली है ये लिंकिंग डिवाइस तो है, लेकिन क्या नहीं है, कंजंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इन 10 क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझने का प्रयास किया, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। अपनी तैयारी मजबूत रखें। थैंक यू वेरी मच।